नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अतीक और अशरफ के हत्यारों ने अब से चंद घंटे पहले बहुत बड़े राज का खुलासा किया है। हत्या की प्लानिंग कहां बैठकर हुई, फोन पर हत्यारे आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, कैसे ये सारे लोग प्रयागराज में मिले। पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब करीब करीब मिल चुके हैं। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने प्रयागराज के उस होटल के कमरे को भी ढूंढ निकाला है जहां अतीक के तीनों शूटर्स रुके थे। पुलिस के हाथ क्या लगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। कहीं मोबाइल फोन पड़ा था, कहीं फेंकी हुई थी सिम कार्ड। प्रयागराज का होटल स्टेन और उसका कमरा नंबर 203। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुल्लाबाद थाने के बीच बसे इस होटल के कमरा नंबर 203 में ही लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह नाम के तीनों आरोपी ठहरे थे। इसी कमरे में बैठकर पूरी साजिश की प्लानिंग हुई। अतीक अहमद और अशरफ को कौन किस तरफ से शूट करेगा, ये सब कुछ यहीं से तय हुआ। कमरा नंबर 203 के भीतर और भी राज है। न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने खुद मौके पर जाकर एक एक चीज की पड़ताल की। जिस कमरे में अतीक अहमद और अशरफ के शूटर्स रुके थे, वहां क्या क्या दिखा। एसआईटी ने होटल में छिपाए गए शूटर्स के 2 मोबाइल फोन और एक चार्जर बरामद कर लिए। इन मोबाइल फोन में कोई सिम कार्ड नहीं मिली। होटल के कमरे से बरामद मोबाइल में एसआईटी को पुराने नंबर मिले, जिसकी सीडीआर निकलवाई जा रही है। आरोपियों के नंबर की सीडीआर से उनके आपस में बातचीत का डेटा तैयार करने की कोशिश होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज स्टेशन के पास में ही स्थित होटल स्टे इन के अंदर। रूम नंबर 203 के बाहर हम मौजूद हैं। ये वो रूम नंबर है जहां पर अतीक अशरफ के शूटर 13 अप्रैल को आए थे और यहाँ पर उन्होंने होटल को अपने जो आई कार्ड दिए थे वो फर्जी तरीके से दिए थे और यहीं पर आकर तीनों शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य रुका हुआ था। जिस तरह का ये होटल है, यहाँ पर आकर रुकना मतलब इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई और उसके बाद ये सभी आकर यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ होटल के कमरे से आपको बता दें कि 2 मोबाइल बरामद हुआ है। हालांकि दोनों में सिम नहीं लगा हुआ है, लेकिन पुलिस उन दोनों एसआईटी ने दोनों मोबाइल को आज ही रिकवर किया हुआ है इसी होटल से। अब दोनों को भेजा जाएगा एफएसएल के लिए, जहां पर डेटा रिट्रीव किया जाएगा। तो ऐसे में उस मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ जानकारियां निकलने वाली हैं, जिससे इनके खास मास्टरमाइंड शूट जो इनका मास्टरमाइंड है उसके बारे में पता चल पाएगा, जिसने फंडिंग की थी, इनके पैसे की, इनके रहने खाने ठिकाने, इनके पूरी व्यवस्था की थी, उसके बारे में पता चल पाएगा। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर साजिश में शामिल दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है। शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, तीनों आरोपियों ने पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान एसआईटी को बताया था कि तीनों ने प्लान बनाया, फिर प्रयागराज के इस होटल में इकट्ठा हुए और वारदात को अंजाम देने से पहले फोन और सिम कार्ड को फेंक कर चले गए। इनकी प्लानिंग थी, हत्या के बाद तीनों शूटर्स होटल पहुंचेंगे, वहां से अपना सामान लेकर फरार हो जाएंगे। इसके अलावा एक प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी ये था कि अगर पुलिस पकड़ती है या पीछा करती है तो सरेंडर कर देना है। अभी तक जो इनकी क्राइम हिस्ट्री आई, इनकी एक्टिविटीज की रिपोर्ट आई है, वो कहीं से तथ्यों को स्थापित नहीं करती है। लेकिन ये जरूर है कि इनके पीछे कोई बैकअप था स्ट्रांग, और वो बैकअप जो है इनको होटल से लेकर और स्थान तक और रेकी करने तक और टारगेट को सेट करने में, सारी चीज़ों में उसने हेल्प किया। और जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट के लिबास में वहाँ पे पेश हुए, सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत प्लान थी, बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ बनाया गया था। मतलब कहीं से भी कोई गलती होने की संभावना नहीं थी। और अब चर्चा ये भी है कि और भी शायद इनके पास सपोर्ट सिस्टम था। क्रिमिनल तो हैं, ये पेशेवर हैं, लेकिन तथ्य से उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। शूटर्स ने पुलिसिया पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि वो ई रिक्शा से माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की रेकी के लिए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपने मोबाइल नंबर भी बता दिए हैं। कातिल लवलेश, अरुण और सनी सिंह होटल स्टेन, जो कि प्रयागराज स्टेशन के पास में स्थित है, वहां पर चेक इन करते हैं और वहां पर तमाम वो डॉक्यूमेंट्स होटल को मुहैया कराते हैं।
और उसके बाद उन्हें कमरा नंबर 203 अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों इतने शातिर होते हैं कि अतीक और अशरफ की रेकी करने के लिए अलग अलग दिशाओं से वो बाहर निकलते हैं, जिससे कि इनके नापाक मंसूबे के बारे में किसी को भनक ना लग सके। यहाँ तक कि ये कचहरी का भी रुख करते हैं, जहाँ पर ये अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेशी के दौरान वहाँ के मूवमेंट पर अपनी नज़र गड़ाए रख सकें। और इसके साथ साथ जब अतीक और अशरफ को कॉलविन अस्पताल लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर भी ये रेकी करने के दौरान पहुँच जाते हैं। पुलिस को एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। अतीक और अशरफ की हत्या करने 3 नहीं बल्कि 5 शूटर्स आए थे। 2 शूटर बैकअप टीम के तौर पर काम कर रहे थे। पहली स्ट्राइक टीम में 3 शूटर्स शामिल थे। 2 शूटर्स एक और टीम बनाकर घटना वाली जगह के आसपास मौजूद थे। पहली टीम ने ही अतीक और अशरफ का खेल खत्म कर दिया, इसलिए दूसरी टीम की जरूरत नहीं पड़ी। पहली टीम को सरेंडर करना पड़ा, इसलिए दूसरी टीम वहां से बचकर भाग निकली। कॉलविन अस्पताल के आसपास करीब 45 कैमरे हैं। पुलिस अब सारे कैमरों के फुटेज की जांच करने की तैयारी में है। इस बीच यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम के हाथ बहुत बड़ा क्लू सामने लगा है। 13 अप्रैल को झांसी में असद का एनकाउंटर किया गया तो उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी छानबीन के बाद कई बड़ी जानकारियां सामने आई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फोन के जरिए पुलिस अतीक गैंग से जुड़े सैकड़ों लोगों के करीब पहुंच चुकी है। दरअसल असद के फोन से पुलिस को एक व्हाट्सएप मिला है, जिसका नाम शेर अतीक रखा गया था, जिसमें अतीक के बेटे ने करीब 200 लोगों को जोड़ रखा था। इसी ग्रुप से जुड़ने वाला एक शख्स अरुण मौर्य था, यानी अतीक के 3 शूटरों में से एक। शेरे अतीक नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही असद अपने भाई अली और पिता अतीक अहमद की दबंगई वाले वीडियो, रील्स और फोटो को शेयर करता था। ग्रुप में शामिल ज्यादातर मेंबर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और उसके आसपास के रहने वाले थे। वैसे तो इस ग्रुप में अतीक के खास लोगों को ही जगह मिलती थी, लेकिन इसी ग्रुप में शामिल था अतीक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला अरुण मौर्य भी। जब अरुण अतीक और असद का करीबी था तो उसने अतीक और अशरफ की जान क्यों ली? असद और उसके साथियों को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि इस प्रकार का अप्रत्याशित घटनाक्रम प्रयागराज में हो सकता है, जिसमें कि 3 नए लड़के जिनका कोई संबंध, जिनकी कोई रंजिश अतीक गैंग से नहीं रही है, वो इस प्रकार के बड़े हत्याकांड को अंजाम दे देंगे व अतीक और अशरफ को मार गिराएंगे। ये तीनों ही कबूलेंगे कि इन तीनों का संबंध किससे है, किसने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया, किसने पूरी कार्य योजना बनाई और इस प्रकार के घटनाक्रम को कराया गया है। क्या शेरे अतीक में उमेश पाल की हत्या की साजिश की पूरी प्लानिंग शेयर की जा रही थी? क्या इस ग्रुप में कोई राज छिपा था? ये मिस्ट्री खुलते ही कई लोग एक्सपोज हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस ग्रुप के बंद होने की टाइमिंग को लेकर है। अतीक के बेटे असद ने ही माफिया के नाम से एक ग्रुप बनाया, लेकिन इसे उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने से ठीक कुछ ही दिनों पहले बंद कर दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि असद अहमद के द्वारा बनाए गए ग्रुप को अरुण मौर्य ने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब दूसरा ग्रुप एक्टिवेट किया गया था असद अहमद के द्वारा, तो फिर से अरुण मौर्य उस ग्रुप में शामिल हो गया था। पुलिस को शक इस बात का है कि अरुण मौर्य उस ग्रुप में जिस तरह के वीडियोस और कंटेंट आते थे, उसे देखकर उसे यह लगने लगा था कि वह भी माफिया बन सकता है, अपनी गैंग बना सकता है और खुद में ही अपना एक बड़ा डॉन भी बन सकता है। यही वजह है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस तरह के शेरे अतीक नामक ग्रुप बना हुआ था और उसमें कंटेंट थे, उसी को लेकर एसआईटी अब जांच में जुटी हुई है। यह खुलासा अरुण मौर्य ने एसआईटी की पूछताछ में किया हुआ है। इधर पुलिस के लिए एक और वाकया पहेली की तरह बना हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से यूपी और बाहर के स्टेट के 22 जिलों के करीब 3000 फोन बंद हो चुके हैं। इसमें दिल्ली से लेकर पटना, रायपुर और रांची तक शामिल है।
दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से एसटीएफ ने असद, गुलाम, अरमान, साबिर और शाइस्ता को ढूंढने के लिए करीब 5000 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। इसी के बाद एसटीएफ दिल्ली से असद अहमद के 3 मददगारों तक भी पहुंची थी। फिर इन लोगों का एसटीएफ ने अजमेर तक पीछा किया और अजमेर से ही पीछा करते हुए झांसी पहुंची, जहां असद घेरा गया और एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन जिस दिन अतीक और अशरफ का खेल खत्म हुआ, उसके अगले दिन से ही सारे फोन बंद बताए जा रहे हैं। खैर, एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए अभी भी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को ढूंढना एक चुनौती है। कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक उनकी तलाश तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।